सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 31 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। ये क्या था, ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। इस टॉपिक को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से कड़ी जोड़ते हुए एक बेहतर तरीके से समझने का प्रयास है वो करेंगे। सबसे पहले हमारी बात होगी इस व्याख्यान के प्रथम बिंदु के अंतर्गत कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत की सामाजिक और धार्मिक दशा किस प्रकार की थी। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से आप समझते क्या हैं। तीसरे बिंदु के अंतर्गत बात होगी कि जिस सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की अपन बात कर रहे हैं उस सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की आवश्यकता 19वीं सदी के पूर्वार्ध में आखिरकार भारतीयों को क्यों पड़ी, इसकी हम पड़ताल तीसरे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी नवीन जागरण के कौन कौन से प्रेरक तत्व थे या वो कौन से कारक थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की पृष्ठभूमि है वो तैयार की। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के अगुवा के रूप में जो बंगाल के सुधारकों ने जो भूमिका निभाई थी वो कौन कौन से सुधारक थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में और इस सामाजिक सांस्कृतिक जागरण का नेतृत्व किया था बंगाल ने। तो बंगाल में कौन कौन से सुधारक थे, उन्होंने किन संगठनों के माध्यम से एक सुधारक के रूप में भूमिका निभाई, इसका हम संक्षिप्त परिचय भी पांचवें बिंदु के अंतर्गत उसकी तहकीकात है वो करेंगे। छठे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि इस सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का स्वरूप क्या था, इसका नेचर क्या थी, इसकी प्रकृति क्या थी, हम इसे किस रूप में देख सकते हैं, इसकी पड़ताल हम छठे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। सातवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण जो हुआ उसका इम्पोर्टेंस क्या था, इसने बाद के आने वाले समय के लिए भारतीय राजनीति की दशा दिशा या भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को किस प्रकार से प्रभावित हुआ, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे इसके महत्व नामक टॉपिक के अंतर्गत बिंदु के अंतर्गत। अंत में हमारी बात होगी कि इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस एग्जाम में प्रश्न की प्रकृति है वो किस प्रकार की हो सकती है, वो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्या तथ्यात्मक होगा या वो कॉन्सेप्चुअल बेस पर होगा, इसकी हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के अंतर्गत। तो आज का हमारा जो ये व्याख्यान है वो अति महत्वपूर्ण है और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि आज के इस व्याख्यान का जो टाइटल है वो है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण क्या, क्यों और कैसे हुआ। पूरे व्याख्यान के माध्यम से हम ये 7 बिंदु हैं उनके माध्यम से इस पूरे के पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की ये प्रक्रिया क्या थी, ये क्यों हुई और ये कैसे संपादित हुई। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत की सामाजिक और धार्मिक दशा किस प्रकार की थी। जब मैं बात कर रहा हूं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा, तो हमारे लिए 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में उस समय का भारत का जो सामाजिक ढांचा है वो किस प्रकार का था, धार्मिक जीवन की क्या विशेषताएं थी या क्या विकृतियां थी, क्या विसंगतियां थी, उनको हमें समझना अपरिहार्य है। क्योंकि जब तक हम 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक दशा का हम ठीक प्रकार से जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हम सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण क्यों प्रारंभ हुए, उन सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के तहत कौन कौन से कार्य है वो सुधारकों ने किए, इसको हम भलीभांति नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें वो समस्या देखनी होगी जो उस समय भारतीय समाज और भारत के सांस्कृतिक जीवन में व्याप्त थी। तो इसी की जानकारी हम प्रथम बिंदु के अंतर्गत प्राप्त करने जा रहे हैं। तो प्रथम बिंदु के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का सामाजिक ढांचा या समाज है उसको हम किस रूप में देखते हैं, वो समाज उस समय किस व्यवस्था पर आधारित रहता है। जब हम 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय समाज की बात करते हैं तो उस समय का भारतीय समाज है वो जातियों की व्यवस्थाओं में विभाजित था और ये जातिगत जो विभाजन था वो एक कठोर नियमों पर आधारित व्यवस्था की गई थी और किसी भी व्यक्ति का जो जाति का निर्धारण हो जाता था वो उसके जन्म से होता था, कर्म से किसी की भी जाति का निर्धारण नहीं होता था। तो 19वीं सदी का भारतीय समाज है वो जातियों में विभाजित था और जातिगत नियमों को कठोरता है से पालन करवाया जाता था लोगों से जो कि अलग अलग जातियों में विभाजित थे और इन जातियों के साथ में बहुत सारी उपजातियां थीं और इन जातियों के बीच में किसी भी प्रकार की एक
मैं कहूँ कि सामान्य मोबिलिटी है उसका अभाव था। और इस जातिगत जो समाज जो भारत का था, जिसे मैं 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, जो जाति के कठोर आधार पर विभाजित था। और जाति के कठोर आधार पर विभाजित था, ये एक बात थी, लेकिन इससे भी बड़ा कलंक भारतीय समाज पर जो था उस समय यह था कि समाज की कम से कम उस समय की 20 से 25% आबादी है, वो उसको, जिसे आज के संदर्भ में हम अनुसूचित जाति कहते हैं, उस अनुसूचित जाति के लोगों को एक प्रकार से हे दृष्टि से देखा जाता था, उनको अपवित्र माना जाता था और उनके साथ अस्पृश्यता का और छुआछूत के रूप में व्यवहार किया जाता था, जो कि मानवता और भारतीय समाज के लिए एक कलंक की व्यवस्था थी। और एक लंबे समय से ये अस्पृश्यता और छुआछूत की व्यवस्था है वो भारतीय समाज में चली आ रही थी। तो 20 से 25% की जो भारत की तात्कालिक आबादी थी, एक प्रकार से उसको मनुष्य ही नहीं माना जाता था। और उन लोगों में भी कभी ये एहसास नहीं होता था कि वो किसी देश के निवासी हैं, कि क्या वो इसी हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं, क्योंकि वही हिंदू सामाजिक व्यवस्था ने उनको एक दोयम दर्जे का जो यहाँ का निवासी है वो बना करके रख दिया था। उनको किसी भी प्रकार के मानव अधिकार प्राप्त नहीं थे, किसी भी प्रकार के राइट नहीं थे, और उनको मनुष्यता के जो सोपान क्रम में सबसे निचला स्थान है भारत के तथाकथित जो जातिगत विभाजनों की पैरवी करने वाले लोगों ने वो उनके इस तरह का स्तर है वो निर्धारित कर रखा था। तो छुआछूत उस समय भारतीय समाज पर एक कलंक के रूप में विभाजित थी। समाज में असहिष्णुता व्याप्त थी, क्योंकि समाज के जो सवर्ण वर्ग है वो निचली जातियों के लोगों से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखना चाहते थे। हालांकि अपने जीव को उपार्जन के लिए वो ज़्यादातर निचली जातियों के लोगों पर निर्भर थे, लेकिन जब सामाजिक मेल मिलाप की बात हो, सामाजिक गतिशीलता की बात हो, तो ये एक प्रकार से अलगाव का व्यवहार करते थे निचली जातियों के लोगों से। और निचली जातियों में भी मैं विशेषतः बात कर रहा हूं कि जिसे आज के संदर्भ में अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है, और ये उस समय 20 से 25% टोटल आबादी का हिस्सा थी, और उस जाति के साथ छुआछूत और अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। तो हम 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों का जो भारतीय समाज है वो असहिष्णुतापूर्ण था, अर्थात उसमें एक जाति दूसरी जाति के साथ सर्वश्रेष्ठता की होड़ में लगी हुई थी। और समाज की जो निचले स्तर की जाति थी, अनुसूचित, जिसे आज के संदर्भ में हम जाति कहते हैं, उसको तो एक प्रकार से मनुष्यता का ही दर्जा प्राप्त नहीं था। तो उस समाज में हम साहचर्य की भावना की, बंधुत्व की भावना की, सौहार्द की भावना की हम उम्मीद करें, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हम 19वीं सदी के भारतीय समाज की बात करें तो इस भारतीय समाज में जो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब थी वो स्थिति खराब थी महिलाओं की। महिलाओं की जो खराब दशा इतनी थी, चाहे वो किसी भी जाति की महिला हो, और अमूमन जितने सवर्ण जातियों की महिलाएं थी उनकी ज़्यादा दशा खराब थी। निचली जातियों की महिलाओं की स्थिति तो फिर भी अच्छी थी, क्योंकि निचली जातियों के जब पुरुषों की निचली जातियों की स्थिति स्वयं की खराब थी, तो उसके बनिस्बत हम उनकी महिलाओं की स्थिति को खराब नहीं कह सकते। लेकिन समाज का जो तथाकथित उच्च वर्ग था, जो अपनी सर्वश्रेष्ठता का अभिमान करता था, उनकी महिलाओं की एक प्रकार से दुर्दशापूर्ण स्थिति इस समाज में व्याप्त थी। इस 19वीं सदी के भारतीय समाज में महिलाओं को सबसे एक प्रकार से अनुसूचित जाति के बराबर का दर्जा है वो दे रखा था। महिलाओं को केवल एक उपभोग की वस्तु के रूप में समझा जाता था, और महिलाओं के जीवन में कई प्रकार के प्रतिबंध, कई प्रकार की वे कुरीतियां हैं, उनको परंपरा और रीति रिवाजों के नाम पर उन पर लाद दिया गया। अगर महिलाओं की दशा खराब थी तो उसके संदर्भ में मैं कुछ ऐसी विसंगति और कुरीतियों की बात करता हूं आपसे कि उस 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों के भारतीय समाज में जिस महिला की मैं नारकीय स्थिति की बात कर रहा हूं, उस महिला के जीवन में पर्दा प्रथा व्याप्त थी। वो महिला पर्दा प्रथा व्याप्त थी, अर्थात उसको हमेशा पर्दे के आड़ में रहना पड़ता था। जिस महिला को पर्दे की आड़ में ही अपना पूरा जीवन गुजारना पड़े, तो क्या आप उस महिला से एक सार्वजनिक सहभागिता की उम्मीद है वो कर सकते हैं? नहीं की जा सकती। उस महिला को शिक्षा के अधिकार तो वैसे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो महिला सिर्फ अपने पर्दे को संभालने में ही अपना पूरा जीवन निकाल दे, उस महिला के जीवन में शिक्षा है वो कभी उसको नसीब हो ही नहीं सकती थी। ये ऐसा समाज था जिसमें महिलाओं को पर्दा प्रथा के आवरण में रहना पड़ता था। इसके अलावा महिलाओं के साथ जो एक सबसे बुरी बात है वो जो जुड़ी हुई थी वो थी सती प्रथा। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए
तो उसके परिवार और उसके रिश्तेदार के लोग और उसके गांव के लोग और उसके समाज के लोग उस महिला से ये अपेक्षा करते थे कि वो अपने पति की चिता के साथ स्वयं भी जल मरे। इसे हम कहते थे सती प्रथा। सती प्रथा का जो ये घिनौना चेहरा है वो भारतीय समाज में व्याप्त था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने उन्नत प्रतिमानों पर स्थापित थी। अगर ये सती प्रथा और पर्दा प्रथा और बाल विवाह के ऐसे उदाहरण मिलते हैं उस 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों के भारतीय समाज में कि 5, 6, 7 साल की एक छोटी सी कन्या की शादी 80-90 साल के आयु के पुरुष के साथ कर दी जाती थी। और 80-90 आयु के पुरुष के साथ जब शादी कर दी जाती थी और उसकी जिंदगी में, उस पुरुष की जिंदगी में कुछ दिन शेष रह जाते, और जैसे कि मान लो कि उसकी शादी को केवल हुए आज शादी हुई, कल उसका पति मर गया, तो उस 5-6 साल की जो बालिका थी, अबोध बालिका, जिसको एक प्रकार से जिसकी शादी हो चुकी थी, उस 80-90 साल के वृद्ध के साथ ये अपेक्षा करता था कि ये समाज की उसका पति मर गया है तो इसको भी इसकी चिता में जल करके मर जाना चाहिए। कैसा समाज था हमारा। फिर भी हम कहते हैं कि ये समाज सभ्यता और संस्कृति में उच्च प्रतिमानों पर था, लेकिन महिला के संदर्भ में एक ऐसे प्रतिमान स्थापित कर रखे थे कि उस महिला को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु माना जाता था। महिला को सिर्फ एक संतान उत्पत्ति का माध्यम है इस समाज में माना जाता था। विधवाओं को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अगर कोई दुस्साहसी महिला के अपने पति की चिता के साथ जल करके मरने से इनकार कर देती थी तो उसको पूरी जिंदगी भर सफेद वस्त्र पहनने पड़ते थे, किसी शुभ कार्य में वो जा नहीं सकती थी, अपने परिवार के लोगों की नजरों में एक प्रकार से वो अपशकुनी का प्रतीक बन जाती थी कि किसी भी महत्वपूर्ण आयोजन पर, उत्सव पर उसको उनसे दूर रखा जाता था कि कहीं उसका बुरा साया नहीं पड़ जाए। तो महिलाओं की जो विधवाएं हैं उनके लिए भोजन करने के लिए अलग पात्र होते थे। ऐसा विधवाओं का नारकीय जीवन था। ऐसी महिलाओं की दशा थी 19वीं सदी के भारतीय समाज में। पितृसत्तावाद हावी था। महिलाओं को किसी भी प्रकार की सामाजिक समानता नहीं थी। आर्थिक अधिकार की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महिलाओं को शुरुआत में जब जन्म ले तो अपने पिता और भाई के नियंत्रण में रहना पड़ता, और जब उसकी शादी हो जाए तो पति के नियंत्रण में रहना पड़ जाए, और जब वो वृद्ध हो जाए तो अपने बेटों के नियंत्रण में रहना पड़ता। उस महिलाओं को किसी भी प्रकार की स्वच्छंदता और स्वतंत्रता नहीं थी। वो अपने जीवन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के फैसले को नहीं ले सकती थी। ऐसा था भारतीय समाज, और उस भारतीय समाज की महिलाओं की ये थी दशा। शर्म आती है मुझे उस भारतीय समाज पर। मैं रियली कह रहा हूं कि जब हम फिर भी कहते हैं, कुछ लोग जिन्होंने पाठ्य पुस्तकों में इतना लिखा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए, लानत ऐसी सभ्यता और संस्कृति पर जिस पर गर्व करने की बात कह रहे हो आप। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं के नारकीय जीवन और पितृसत्तावाद, कहने को तो आप जिसे माता कहते हो, जिसे बहन कहते हो, जिसे देवी कहते हो, लेकिन फिर भी उस समाज में अगर महिला की ऐसी दशा है तो वो समाज की सभ्यता और संस्कृति को हम कभी प्रगतिवान नहीं कह सकते। ऐसा भारतीय समाज था। और ऐसे भारतीय समाज और ऐसे भारत के लोगों को, जिसमें जाति के आधार पर लोगों से छुआछूत का भेदभाव किया जाता, ये कहा जाता कि आप अनटचेबल हो, आपको छुआ नहीं जा सकता, हम पवित्र हैं, तो ऐसे समाज को और ऐसा देश अंग्रेजों का तो गुलाम बनना ही था। और अंग्रेजों ने आसानी से इस देश को जीत लिया, क्योंकि उनको यह पता था कि ये जो भारत का जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ है, ऐसे प्रश्यता है। और इवन जेम्स मिल है, उन्होंने और जितने भी ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी थे, जब उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आलोचना की और उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति पतित है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा वो मुद्दा उठाया जेंडर इश्यू को। और उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाओं की, यहाँ के जो बेटे हैं वो अपनी माँ के प्रति वफादार नहीं है। उसको भी जब उसका पति मर जाता है तो वो बेटे उसके मांगलिक कार्य से अपनी माँ को अलग रखते हैं। तो हम कैसे ही सभ्यता और संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। तो बाद में इसी ने जब इस तरह की बातें हुई और पाश्चात्य संस्कृति भारतीय सभ्यता पर हावी होने लगी, तब जाकर के यहाँ के कुछ प्रबुद्ध चिंतकों की आंखें खुली, और जिसी का परिणाम था भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो मैं बात कर रहा हूं कि भारत का समाज है वो किस प्रकार का था। महिलाओं के लिए उस समाज में कोई भी सम्मानजनक बात नहीं थी। जाति व्यवस्था का इतना कठोर विभाजन था और अस्पृश्यता, छुआछूत उस समाज पर कलंक था। इस समाज किसी भी प्रकार के साचर्य पर आधारित नहीं था, इसमें कोई सामंजस्य नहीं था। समाज में असहिष्णुता व्याप्त थी। अगर हम बात करें कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय समाज का, तो हिंदू धर्म में पुरोहितवाद है, उसका वर्चस्व था। यानी हिंदू धर्म के जो तथाकथित पुरोहित है और पंडित, वो उनका एक प्रकार से मोनोपोली थी शिक्षा, ज्ञान पर
और धार्मिक क्रियाकलापों पर उनका एक अधिकार था। भले ही वो कितने भी प्रकार के अनैतिक आचरण करते हो, लेकिन उनको एक विशेष प्रकार का विशेष अधिकार उस समाज में स्वीकृति मिल चुकी थी। क्योंकि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, संस्कृत में अधिकांश ग्रंथ लिखे हुए थे और आम जनता की पहुंच से वो बाहर थे। लेकिन धर्म ग्रंथों में संस्कृत में लिखी गई बातों का जैसा पुरोहित है और जैसा पंडित वाचन करते हैं, समाज को उसका मानना पड़ता था। और कोई भी अगर शिक्षा देने का काम करते, कोई भी बुद्धि का दावा करते कि यह बात गलत है, तो पंडित और पुरोहितवाद कि एक संयुक्त प्रयास से उस व्यक्ति को दबा दिया जाता, क्योंकि ज्ञान, बुद्धि और धार्मिक क्रियाकलापों पर उन्होंने एक प्रकार की मोनोपोली स्थापित कर रही थी। यह समाज किसी भी प्रकार से साइंटिफिक टेम्पर का समाज नहीं था। यह समाज किसी भी प्रकार के तर्क पर आधारित समाज नहीं था। अगर तर्क पर आधारित समाज होता तो जिसके पास जैसे कि विद्या का अनुभव है उसको विद्या दान करने का अधिकार है, वो चाहे किसी भी जाति का हो। लेकिन आपने एक पर्टिकुलर कास्ट को, एक पर्टिकुलर वर्ग को आपने उस 19वीं सदी के समाज में आपने एक विशेष दर्जा दे रखा है। तो विशेष दर्जा दे रखा है तो उस समाज का जो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन है वो कैसे मूल्यवान होगा, कैसे उन्नत हो सकता है, कैसे समृद्ध हो सकता है। लेकिन फिर भी पाठ्य पुस्तकों में ऐसा पढ़ाया जा सकता है, जाता है। उपनिवेशवाद के काट के रूप में ये पढ़ाया जाता है। अरे भाई, आलोचना भी करो, किसी भी चीज की अगर महिमा मंडन करनी है तो कुछ तर्क तो रखो। लेकिन आपके पास तर्क नहीं है, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में आपने डाल दिया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति उन्नत थी। अंग्रेजों ने जबरदस्ती अपनी पाश्चात्य संस्कृति भारतीयों पर थोपने का प्रयास किया। आपकी समाज के 80% हिस्से के साथ आप क्या कर रहे थे उस समय, आपको खुद को भी मालूम है। लेकिन आप खुद ने उसके जिम्मेदार हो और कोई विदेशी करे तो आप उसको दोष ठहराते हो। आपको तर्क के आधार पर बात करनी चाहिए, आपका साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, तब समाज में विभाजन होना चाहिए। तो ऐसा धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन था 19वीं सदी के भारतीय समाज का। हिंदू धर्म में पुरोहितवाद का धार्मिक जीवन पर पूरी तरह से वर्चस्व था। पुरोहित और पंडितों ने शास्त्रों की जो व्याख्या की उसी को परम सत्य माना जाता था। और पुरोहित और पंडितों के द्वारा ही महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं का नारकीय जीवन व्यतीत करना, ये सारे के सारे जो वो प्रक्रम थे जो कि पुरोहितवाद और पंडितवाद और हिंदू धर्म शास्त्रों की गलत व्याख्या के कारण महिलाओं पर वो आरोपित कर दिए गए। और उन्होंने कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, अगर महिला ऐसा करती है तो समाज का संतुलन बना रहता है। बच्ची का कम उम्र में विवाह करना, समाज का संतुलन बना रहता है। पति की चिता के साथ कोई जल जाए, समाज का संतुलन बना रहेगा। विधवा को पूरे समाज से आइसोलेट होकर के रहना पड़ता है, समाज का संतुलन बना रहेगा। पर्दे में महिला रहे, समाज का संतुलन बना रहेगा। लेकिन यह अपात्रता पुरुषों के संदर्भ में लागू नहीं है। कैसा दोगला समाज था ये। धर्मशास्त्रों की व्याख्या पर ही उनका अधिकार था। और ऐसा ही कुछ आंशिक अर्थों में हाल है मुस्लिम धर्म का था, जहां पर मौलवी और काजियों ने इस्लाम और शरीयत की जो व्याख्या की, एक प्रकार से उसमें भी रूढ़िवाद का प्रचलन हो गया था। लेकिन हिंदू धर्म की दशा सबसे ज्यादा खराब थी। धर्मगत रूढ़िगत प्रबलताएं उसमें मौजूद थी और सामाजिक जीवन में जो भी कुरीतियां विद्यमान थी हिंदू धर्म में, उन सबको धार्मिक मान्यताएं हासिल थी। जाति व्यवस्था को भी धार्मिक मान्यता हासिल थी, अस्पृश्यता को भी धार्मिक मान्यता हासिल थी, महिलाओं पर जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए उसकी को भी धार्मिक मान्यता हासिल थी। ऐसा भारतीय समाज था। अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसा भारतीय समाज हो जिसमें लोगों के बीच में इतना भेदभाव किया जा रहा हो। वो देश है गुलाम बनेगा। वो देश, अंग्रेज जैसे मुट्ठी भर लोगों ने इस देश को जीत लिया और वह संभव हो गया क्योंकि जिन लोगों को हराया उन लोगों ने इस समाज में सामाजिक सौहार्द है, सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो ऐसा था 19वीं सदी का भारतीय समाज और उसका सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन। अब हम बातें कर लेते हैं कि एक्चुअल में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से हमारा आशय क्या है। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हम 19वीं सदी के पूर्वार्ध में विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते आए। और कुछ लोग कहते हैं कि भारत में, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा से भी इसको संबोधित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिक भारत का पुनर्जागरण हुआ। क्यों ये शब्दावली आप यूज करते हैं? यूरोप से एक आयातित शब्द को अपने भारतीय में जो 19वीं सदी में जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत बौद्धिक हलचल हुई थी और कुछ सुधारकों का एक छोटा सा वर्ग है जिन्होंने किसी भी प्रकार के अपने विचार रखे धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि यह भारतीय पुनर्जागरण था।
परंपरागत इतिहास लेखन में जो शुरुआत में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में लिखा गया उसमें बड़ी महिमा मंडन करके इसको भारतीय पुनर्जागरण कहा गया है। लेकिन पुनर्जागरण शब्द से क्या आप परिचित हैं? नहीं होंगे शायद, इसीलिए हम भारतीय पुनर्जागरण कह देते हैं। एक पुनर्जागरण यूरोप का था जो 14वीं 15वीं सदी में हुआ था। उस पुनर्जागरण की जो विशेषताएं हैं मैं वो आपको बता देता हूं। वो पुनर्जागरण की विशेषताएं थी कि उसमें एक प्रकार से कोई भी जो काम किया गया उसमें मानववाद को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। वैज्ञानिक उनका साइंटिफिक टेम्पर था, तर्कवाद उनके दर्शन पर हावी था। तो भारत के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में ऐसी कोई बात तो देखने को नहीं मिली। तो आप उसे भारतीय पुनर्जागरण न कह करके हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय में जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में कुछ कुरीतियां आ गई थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ प्रतिभाशाली जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जो बौद्धिक क्रांति के विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने भारतीय समाज और सांस्कृतिक चेतना में एक नई जान फूंकने का काम किया। तो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की संख्या से इसे अभिहित करें और हम इसे भारतीय पुनर्जागरण या भारत का पुनर्जागरण की संज्ञा है उससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का मूवमेंट हुआ था, अगर ये कहें कि ऐसी चीज़ें हुई थी, ऐसी तो कबीर और नानक ने भी किया था, ऐसा काम तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी किया था। तो आपने वहां पर तो उसे सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण नहीं कहा। हमें इस प्रकार की शब्दावली से बचना चाहिए। तथ्यों को, जो तथ्य जिस रूप में उसी रूप में उनको देखने का प्रयास करना चाहिए। एक विशेष विचारधारा है वो इतिहास लेखन में थोपी जाए, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आपको उसी दिशा में चलना होगा। तो हम बात कर लेते हैं, हमें सिर्फ ये शब्द यूज करना है। मैं मेरे विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप कभी भी ये मत बोलिए कि 19वीं सदी में जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ वो क्या था। भारतीय पुनर्जागरण के शब्द से आपको बचना है, क्योंकि जिस प्रकार से यूरोप का पुनर्जागरण था वैसा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। केवल सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ बौद्धिक हलचलें हुई, कुछ सुधार के कार्य हुए। जो पुरानी परंपराएं जो एक प्रकार से मुर्दा अवस्था में चली गई थी, उनमें नई जान फूंकने का प्रयास किया गया तात्कालिक संदर्भ में, तात्कालिक आवश्यकताओं की मद्देनजर। तो हम ये कह सकते हैं कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण था। अब अगर हमें शब्दों में बांधना हो कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण है क्या, तो हम ये कहते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में पाश्चात्य शिक्षा और पश्चिम के विचारों का ज्ञान प्राप्त करने वाले भारतीय बुद्धिजीवियों ने अपने देश और समाज को धार्मिक और सामाजिक जकड़न या विसंगतियों से मुक्त करने के लिए जो प्रयास किया, उसे ही हम कहते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। तो 19वीं सदी में पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य विचारों से प्रभावित कुछ प्रबुद्धशाली भारतीयों ने अपने देश और देश के समाज और इसकी धार्मिक दशाओं में जो विकृतियां आ गई थी, जो विसंगति आ गई थी, उसके खिलाफ जो आवाज उठाई, और आवाज उठाने के फलस्वरूप जो थोड़ी बहुत बौद्धिक हलचल हुई, उसके थोड़े बहुत जो प्रभाव हमारे सामने आए, उसी को हम ये कहते हैं कि एक प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण है वो हुआ था। तो ये था सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। अब हम बात कर लेते हैं कि इस नवीन जागरण की एक्चुअल में आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ऐसा क्या हो गया था 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कि तब जो भारत के जो कुछ प्रबुद्धशाली जो वर्ग है, कुछ प्रबुद्धशाली लोगों का समूह है, वो इस प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए आगे आता है। ऐसा क्या हो गया था, उसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। नवीन जागरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं और हमने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में इसकी व्यापक चर्चा भी की है कि 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में एक प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा का तेजी से प्रसार है वो भारत में, ब्रिटिश भारत में होने लगता है। पाश्चात्य शिक्षा का तेजी से प्रसार है वो ब्रिटिश भारत में होने लगता है। ब्रिटेन की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के जीवन मूल्यों को भारतीय परिस्थिति में लागू करने का प्रयास है वो किया जाता है। और उस समय पाश्चात्य जगत में बौद्धिक क्रांति हो चुकी होती है, प्रबोधन का काल होता है, और उस प्रबोधन के काल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। वहां यूरोप का पूरा जीवन है वो तर्कवाद से संचालित था, मानववाद से संचालित था और विज्ञानवाद से संचालित था। तो जब 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारत में पाश्चात्य शिक्षा का तेजी से प्रचार प्रसार किया जाता है और विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं बौद्धिक परिवेश में यहाँ पर पनपती हैं, या उस प्रकार के विचारों की लहर यहाँ पर आती है। कौन से विचार? जिन विचारों के मूल में तर्कवाद, मानववाद और विज्ञानवाद था। और ये तर्कवाद, मानववाद और विज्ञानवाद ही थे जिसके कारण से
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है वो सफल हुई। इंग्लैंड का एक प्रकार से वहाँ की जो जीवन मूल्यों में सुधार हुआ और पूरे यूरोप में एक प्रकार से प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हुआ। तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार हुए और पुरानी जितनी भी यूरोप में प्रचलित मान्यताएं थीं, यूरोप में जितने भी परंपरागत कुरीतियां थी ईसाई धर्म की, उनको लोगों ने एक नए तरीके से देखने का प्रयास किया। ये थी अपनी बौद्धिक क्रांति। तो बौद्धिक क्रांति के जो विचार है विभिन्न विचारधाराओं के समूह के रूप में, मेनली रेडिकल्स के रूप में वो भारत में आते हैं। और भारत के जो कुछ लोग थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में अग्रदूत की भूमिका निभाई, वो पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाश्चात्य शिक्षा लेकर के वो पाश्चात्य जगत में जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी उनसे परिचित होते हैं। उनको पाश्चात्य जगत का साहित्य पढ़ने को मिलता है। पाश्चात्य जगत के स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र के जो विचार थे उनसे उनका परिचय होता है। और जब वो पाश्चात्य जगत की जो तेजी से वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रगति हो रही थी और जिस तरह से पाश्चात्य जगत का समाज है वो तेजी से प्रगतिवान हो रहा था, उसके विपरीत जब उन्होंने अपने भारतीय समाज की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया तो उनको एक अंदर से एक प्रकार से गहरा दुख लगा। वो अंदर से बहुत व्यथित हुए और उन्होंने उन चीज़ों का विश्लेषण किया कि हमारी ये दशा जिसके कारण से आज भारत है वो ब्रिटिश दासता के अधीन आ गया है, भारत पर ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित हो गया है, कि क्या इसके पीछे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक दुर्बलताएं जिम्मेदार हो रही है। और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के द्वारा भारतीय संस्कृति पर जो लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति अत्यंत पतित है, जिसमें महिलाओं को मनुष्य तक का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत का समाज जातियों में विभाजित है। भारत में बहुत सारी आबादी को तो आपने मनुष्य का दर्जा ही नहीं दे रखा। इन चीज़ों का उनको विश्लेषण करने का अवसर मिलता है तो उससे उनका मन व्यथित होता है और उनको लगता है कि वास्तव में भारत के समाज में, सामाजिक ढांचे में और सांस्कृतिक दुर्बलता है। हम अतीत की चीज़ों से चिपके हुए हैं जिनकी वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है, जिनका कोई मूल्य नहीं रह गया, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, जो तरक्की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही। लेकिन फिर भी हम उन जीवन मूल्यों से चिपके हुए हैं और उन्हें हम कहते हैं कि हमारी उदात्त धरोहर कहते हैं। तो जब तक हम हमारे समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक दुर्बलताओं को दूर नहीं करेंगे तब तक हम अपने समाज को और अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते। इन परिस्थितियों के कारण से इस प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की आवश्यकता पड़ी उस समय के कुछ प्रबुद्ध भारतीयों को। तो हम जब भी बात करें कि नवीन जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा से पाश्चात्य जीवन मूल्य स्थापित हो रहे हैं। अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, भारत के लोगों पर अंग्रेजी संस्कृति थोपी जा रही थी। उपनिवेशी शासन स्थापित हो गया था तो लोगों को लगा कि उपनिवेशी शासन स्थापित हुआ है, पश्चिम के देश प्रगति कर रहे हैं, हमारा देश लगातार नीचे जा रहा है, हमारे संसाधनों का दोहन करके इंग्लैंड में ले जाया जा रहा है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक दुर्बलताएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब तक हम सामाजिक और सांस्कृतिक दुर्बलताओं से पार नहीं पालेंगे तब तक हमारी ये दुर्दशा है वो होती रहेगी। इसलिए अगर हमें भारत के लोगों को एक नवीन चेतना जागृत करनी है तो इन सामाजिक सांस्कृतिक दुर्बलताओं को हमें दूर करना होगा। और बौद्धिक क्रांति के तर्क से जो नवीन जो शिक्षित वर्ग था भारत का, जो मध्यम वर्ग था, जो कुलीन वर्ग के लोगों को जो शिक्षा प्राप्त हुई थी, उन्होंने तर्कवाद, मानववाद और विज्ञानवाद के मूल्यों से उनका परिचय हो गया था। और रेडिकल्स जो ब्रिटेन के श्रेष्ठतर तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे, उन रेडिकल्स लोगों से भी भारत के जो प्रारंभिक बौद्धिक समूह है वो काफ़ी विचार प्रभावित होता है। और रेडिकल्स का ये मानना था कि जैसी वैज्ञानिक सोच है, जिस प्रकार का तर्कवाद और मानववाद ब्रिटेन ने अपने लोगों के लिए लागू किया है, वैसा ही भारत में लागू किया जाना चाहिए। जब रेडिकल्स के विचारों में तेजी आई और भारत के जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोगों ने रेडिकल के विचारों को देखा तो और उन्होंने अपने भारतीय समाज की स्थिति का अवलोकन किया तो उनको लग गया कि अंग्रेज है वो सिर्फ अपने हित के लिए भारत में जमे हुए हैं, वो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक दुर्बलताओं का फायदा उठा रहे हैं। जब तक हम सामाजिक और सांस्कृतिक दुर्बलताओं को दूर नहीं कर लेंगे तब तक हम अंग्रेजी शासन को भारत से मुक्त नहीं करवा सकते। अंग्रेजी शासन को हम तार्किक आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए आवश्यकता है सबसे पहले हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक दुर्बलताएं दूर की जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नवीन जागरण की आवश्यकता पड़ी। अब हम बात करते हैं कि नवीन जागरण को प्रेरणा देने वाले तत्व कौन कौन से थे। हमने आवश्यकता क्यों पड़ी में इसकी बात कर ली है, लेकिन फिर भी हम अगर नवीन जागरण के प्रेरक तत्वों को 3-4 बिंदुओं में हमें याद रखना हो
तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था, जिसके कारण से भारत में कुछ लोगों ने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, पश्चिम के जीवन मूल्यों, स्वतंत्रता, जनतंत्र, समानता, बंधुत्व के विचार से परिचित हुए, राष्ट्रवादी के संदेश से, राष्ट्रवादी विचारधारा से उनका परिचय हुआ, तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद की सोच से उनका परिचय हुआ, और उन परिस्थितियों में उन्होंने अपने भारतीय समाज का अवलोकन भी किया। जब उन्होंने अवलोकन किया तो उन्होंने अपने समाज की दशा दिशा सुधारने के लिए उस दिशा में प्रयास करने की सोची। तो पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था, और पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा जो भारतीय संस्कृति पर आक्रमण किया जा रहा था, उसने भी एक प्रकार से प्रेरणा दी, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ये कह रही थी कि केवल उन्नत जीवन मूल्य हमारे पास है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारतीय संस्कृति की सारी परंपराएं बेकार थी। मैंने जो सिर्फ भारतीय संस्कृति की कुछ देर पहले जिस प्रकार से आलोचना की है, वो उसी परिदृश्य में की है कि कुछ लोगों की गलत व्याख्या के कारण से, कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं पर धर्म ग्रंथों की दुहाई देकर के जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे, वो हमारे वेद और उपनिषदों की गलत प्रकार से की गई व्याख्या का परिणाम था। वेद और उपनिषदों में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि महिला को किसी भी प्रकार से पुरुष के बराबर का अधिकार मत दो। उस वेद और उपनिषद में कहीं भी अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं है, उस वेद और उपनिषद में कहीं भी छुआछूत का उल्लेख नहीं है। लेकिन बाद के जो धार्मिक व्याख्याकारों ने जिस प्रकार से इन धर्म ग्रंथों की व्याख्या की और समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, मेरी आपत्ति उन लोगों से है। और उसी के संदर्भ में मैंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मैं आलोचना करता हूं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के जो शुरुआत के जो मूल्य थे, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जिसमें प्रकृति की प्रत्येक चीज में हमने देवत्व का आरोपण किया, ये हमारे प्रकृति संरक्षण की वो बात को दिखाती है। तो हम पाश्चात्य संस्कृति का जब भारतीय संस्कृति पर आक्रमण हुआ, इसी कारण से हुआ कि उन लोगों ने ये सोचा, देखा कि वेद और उपनिषदों में अच्छी बात की गई थी, लेकिन समाज में जो व्यवहार में प्रचलन में था, वो वेद और संस्कृति की शिक्षाओं को हम पीछे छोड़ चुके हैं। और वर्तमान के जो हमारे धार्मिक व्याख्याकार थे, उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए, अपनी समाज में प्रभुता बनाए रखने के लिए वेद और उपनिषदों की तथाकथित जो शिक्षाएं थी, उनसे उन्होंने किनारा करते हुए अपने मन पसंद है व्याख्याएं की है, जिसके कारण से ये समाज है और ये इसका धार्मिक ढांचा है, ये विसंगतियों का शिकार हो गया है। तो ये नवीन जागरण के प्रेरक तत्व थे। अब हम बात कर लेते हैं कि बंगाल के बुद्धिजीवियों के द्वारा इसमें अग्रदूत की भूमिका है, वो किस प्रकार से निभाई गई। तो सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके प्रेरक तत्व कौन थे, और 19वीं सदी का भारतीय समाज किस प्रकार का था, इन परिस्थितियों में हमने देख लिया। अब हम ये बात करते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए सबसे पहले पहल किसने की। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए जो सबसे पहली पहल है, वो बंगाल से देखने को मिली। बंगाल में इसका जो सबसे पहले अगुवा था, वो थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को इसलिए भारतीय जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अग्रदूत माना जाता है राजा राममोहन राय को, और बंगाल को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि बंगाल ने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के क्षेत्र में उसके कुछ बुद्धिजीवियों ने जो प्रयास किए, वो एक प्रकार से सराहनीय कदम थे, प्रशंसनीय कदम थे। कम से कम उस दिशा में किसी ने सोचना तो प्रारंभ किया, कम से कम उन्होंने उस धार्मिक जकड़न से जुड़े हुए समाज की विसंगतियों के खिलाफ किसी ने तो आवाज उठाई। और 19वीं सदी के पूर्वार्ध के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत की भूमिका में हम जिस प्रांत को याद करते हैं, वो बंगाल प्रांत था, और जिस व्यक्ति को इसके लिए याद किया जाता है, वो थे राजा राममोहन राय। अगर बंगाल के बुद्धिजीवी की जब मैं बात करूं, तो बंगाल के कुछ बुद्धिजीवी थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में एक प्रकार से बौद्धिक हलचल पैदा की। उन्होंने अपने विचार है विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता के सामने रखे। इनका कितना प्रभाव हुआ, ये अलग बहस का विषय है, लेकिन उस दिशा में एक प्रयास किया। मैं ये कह रहा हूं कि उस दिशा में एक प्रयास किया गया, मैं व्यापक प्रभाव की बात नहीं कर रहा। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और राजा राममोहन राय ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। राजा राममोहन राय के बारे में अपने अगले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजा राममोहन राय का भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में क्या योगदान रहा, लेकिन यह संक्षेप में फिर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। राजा राममोहन राय भारतीय जागरण के अग्रदूत हैं। राजा राममोहन राय भारतीय जागरण के पिता कहलाते हैं। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इस ब्रह्म समाज के दो आधार थे, एक तो तर्कवाद और एक मानववाद। दो सिद्धांतों के आधार पर इसने काम किया। तर्कवाद और मानववाद, और ब्रह्म समाज ने
हिंदू धर्म में जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां आई थी, उन धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करके हिंदू समाज के शुद्धिकरण के लिए काम किया। ब्रह्म समाज ने जो भी अपने अकाट्य तर्क रखे, अपने जो विचार रखे, उनके पीछे तर्कवाद और विज्ञानवाद को उन्होंने सहारा लिया। और राजा राम मोहन राय ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए जो नीति अपनाई, वो थी वेद उपनिषद पर आधारित थी और उसमें आधुनिकता का भी समावेश था। इसी प्रकार के राजा राम मोहन राय की परंपरा में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने ब्रह्म समाज के कार्य को आगे बढ़ाया। प्रसन्न कुमार टैगोर हुए, चंद्रशेखर देव हुए और ताराचंद चक्रवर्ती। ये ताराचंद चक्रवर्ती वही थे जो ब्रह्म समाज के प्रथम महामंत्री बने थे। ऐसे ही राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के अलावा बंगाल में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की एक दूसरी लहर हेनरी विवियन डेरिजियो के अधीन पैदा होती है और उसने अपने अधीन नवयुवकों को फ्री थॉट करने के लिए, मानववादी दृष्टि से सोचने के लिए, हिंदू धर्म की सामाजिक जो कुरीतियां और विसंगतियां हैं उनको त्यागने के लिए अपने इर्द गिर्द युवाओं का एक समूह इकट्ठा किया और उसके विचारों में आस्था रखने वाले इन युवाओं का समूह है वो यंग बंगाल आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ। इसका कितना प्रभाव हुआ इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हेनरी विवियन डेरिजियो और यंग बंगाल आंदोलन है, उसने भी बंगाल में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही बंगाल में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका को देख सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो थे जिनके सतत प्रयासों के कारण विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए कानूनी अधिकार है वो मिला। इसके अलावा बेथुन स्कूल भी कलकत्ता में स्थापित किए गए जो कि महिला शिक्षा को समर्पित थे, जो लड़कियों की एजुकेशन को समर्पित थे। तो ये बंगाल के बुद्धिजीवियों के द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में अग्रगामी भूमिका निभाई। इसमें राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, हेनरी विवियन डेरिजियो और यंग बंगाल आंदोलन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका और बेथुन स्कूल है उसको याद किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ आखिरकार वो किस टाइप का था, उसको उसकी क्या हमको दो चार विशेषताएं देखें तो किस प्रकार की थी। एक्चुअल में जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो जागरण था, अगर हम उसके स्वरूप की और उसकी प्रकृति की बात करें तो इस सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का नेतृत्व करता पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग था। और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कुलीन और मध्यम वर्ग ने ही इन मुहिम का नेतृत्व किया और इसका प्रभाव भी उन्हीं लोगों तक सीमित रहा। इस आंदोलन में इसमें जो जन समुदाय की भागीदारी है बहुत कम रही और जितना भी सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का जो कार्य किया गया 19वीं सदी के पूर्वार्ध में वो दो चीजों के समन्वय पर आधारित है, एक तो प्राच्यवाद और आधुनिकतावाद। इसने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। भारत की संस्कृति में जो बहुत पुराने जीवन मूल्य थे, जो परंपराएं हैं जिनमें विकार आ गया था, सिर्फ उन विकारों को दूर करना था और उनको विकारों को दूर करके उस भारतीय संस्कृति को आधुनिकता के रथ पर सवार करना था, ये इनका कार्य था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राच्यवाद और आधुनिकता का समन्वय इस सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की अहम विशेषता थी। इसके अलावा इसका सीमित जन आधार था क्योंकि व्यापक जनता की जो सहभागिता इसके साथ नहीं हो पाई, क्योंकि इसका नेतृत्व करने वाले, इसमें अग्रगामी भूमिका निभाने वाले, इस दिशा में इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं कुलीन वर्ग के लोग थे ज़्यादातर, और मध्यम वर्ग वो था जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर चुका था। उनके सामान्य जन समुदाय के साथ में किसी भी प्रकार की कोई सहभागिता नहीं थी। तो इसमें सीमित जनाधार था, थोड़ी बहुत हलचल हुई लेकिन व्यापक असर देखने को नहीं मिला। समाज के अधिकांश आबादी को इसने अपने में समाहित नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा कि समाज की अधिकांश आबादी कैसे समाहित होती, हालांकि उन्होंने कहा था कि जाति की जो व्यवस्था है हिंदू समाज को इसने विभाजित करके रखा है, लेकिन ये कुछ प्रबुद्धशाली लोग थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में के क्षेत्र में काम किया। इन्होंने जातीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं पे जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक विसंगति लाद रखी थी उनके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन भारत का समाज हमेशा से धर्मनिष्ठ समाज रहा है। उस समाज में धार्मिकता और धार्मिक रूढ़ियां इतनी गहराई तक समाई हुई थी कि आसानी से उसको समाप्त नहीं किया जा सकता था। सिर्फ एक दो प्रबुद्ध वर्ग के प्रयासों के द्वारा उसे दूर नहीं किया जा सकता था। और भारत के जो लोग हैं उस समय का तात्कालिक जो सामाजिक ढांचा है वो इस स्थिति में पहुंच चुका था कि वो उसे अपनी नियति भी मान चुका था। तो समाज की अधिकांश आबादी है उसकी जैसी दशा थी
वो धार्मिक रूढ़िवाद में इस तरह से डूबी हुई थी कि वो चाह करके भी अपनी धार्मिक रूढ़िवाद को छोड़ नहीं सकती थी। सुधार आंदोलनों का दायरा बहुत संकुचित था। जैसे हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज का जो एरिया कभी भी बंगाल से बाहर है वो नहीं फैल पाया। बंगाल से बाहर जब फैला तो वो अलग रूप में गया, लेकिन इनका दायरा है वो बहुत सीमित था। और इन्होंने किसी अन्य धर्म के संदर्भ में भी, कहने का मतलब जो सार्वभौमिक धर्म के आधार पर जो सुधार है उनकी पैरवी नहीं की। तो ये इनका जो दायरे की बात करें तो उस दायरे में सीमित था धर्म और क्षेत्र के आधार पर। जैसे ब्रह्म समाज का पूरा जो रिफॉर्मेशन था, जो सुधार हुआ, वो पूरा का पूरा जो उनका सुधार था वो हिंदू धर्म पर केंद्रित था, हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने पर केंद्रित था। लेकिन मुस्लिम समाज में क्या कुछ हो रहा है, उस समय के ईसाई समाज में क्या कुछ चल रहा है, या पारसी समाज में क्या कुछ चल रहा है, या सिख समुदाय में क्या चल रहा है, इससे इसका कोई वास्ता नहीं था। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ, उस पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये कि इसका दायरा संकुचित था, व्यापक पैमाने पर जन समुदाय की भागीदारी नहीं थी, और समाज के छोटे से हिस्से को ही ये इसने प्रभावित किया। और समाज के छोटे से हिस्से की भी बात करूं तो मैं कहूं कि 1% आबादी को भी इसने अपने प्रभाव में नहीं ले पाया, उसको कन्वेंस नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी इनको ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने उस माहौल में, उस धार्मिक रूढ़िता के काल में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके एक प्रकार से आने वाले युग के लिए, जब हम कहें कि स्वामी विवेकानंद के अधीन आर्य समाज के द्वारा और गांधी जी के द्वारा और बाद में दक्षिण भारत में कई प्रकार के समाज सुधार के प्रयास किए गए, और ज्योतिबा फुले के द्वारा जो प्रयास किए गए, उन सब लोगों के लिए एक प्रकार से बैकग्राउंड है वो तैयार करने का काम है वो ये किया। और यही वो सामाजिक सांस्कृतिक जागरण था जिसके महत्व को हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि 1858 के बाद में, क्योंकि जो शुरुआत में जो नींव के पत्थर डालने वाले थे सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में, जिनकी बाद में व्यापक पैमाने पर एक आम स्वीकृति है बाद में भारत के संविधान में मिली, लेकिन अगर ये इनिशियल स्टेज के प्रयास नहीं रहते तो शायद गांधी जी को भी उस प्रकार की प्रेरणा है हरिजनों के उद्धार के लिए करने के लिए नहीं मिलती। उस प्रकार के स्वामी विवेकानंद और उनके रामकृष्ण मिशन जैसा संस्थान है वो स्थापित नहीं होता। या हम कहें कि दक्षिण भारत में जो भी मंदिर प्रवेश के लिए जो आंदोलन हुए, पुरोहितवाद के खिलाफ जो आंदोलन हुए, उस प्रकार के आंदोलन है वो शायद जन्म नहीं लेते अगर उनके पीछे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों की कोई प्रेरणा काम कर रही नहीं होती। तो हम इस संदर्भ में इनके महत्व को देख सकते हैं। लेकिन जब हम इसके अलग से इसके महत्व की बात करते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो जागरण हुआ 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, उसने क्या किया, तो बुद्धिजीवियों ने अपने समाज और संस्कृति को विकृति से मुक्त करने का एक प्रयास किया। एक उनका सराहनीय कदम था। भले ही उसका कवरेज सीमित हो, भले ही ज़्यादा लोगों का समर्थन नहीं मिला हो, भले ही उनको इस काम में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर यह प्रयास किया, उस दिशा में सोचने के लिए बाध्य हुए। और उन्होंने अपने ही उन परिवारजनों के खिलाफ गए, क्योंकि ज़्यादातर जो कुलीन लोग थे वो सवर्ण वर्ण के लोग थे, और ये वही लोग थे जिनके जाति के लोगों ने इस भारत के समाज में जाति के कठोर विभाजन को लागू कर रखा था, अस्पृश्यता की व्यवस्था को लागू कर रखा था, जिनकी जाति में ही स्त्रियों की सबसे खराब दशा थी। अपने समाज और अपने परिवार के खिलाफ उठ करके उस रूढ़िवादी समाज में अपनी आवाज़ प्रकट करना ये एक बड़ा सराहनीय कार्य था, एक साहसिक कार्य था जो किसी आम आदमी के लिए संभव नहीं था। तो बुद्धिजीवियों को राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और ताराचंद्र चक्रवर्ती को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि कम से कम उन्होंने कुछ कार्य तो किया। अपने अपने धर्मों में सुधार करने की बाद में इनसे प्रेरणा प्राप्त हुई, और बाद में पारसी धर्म में सुधार के लिए अलग से प्रयास किए गए। मुस्लिम धर्म में सुधार की प्रेरणा भी इन्हीं इनिशियल जो थे सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के जो अग्रणी लोग थे उनसे मिली। मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए बाद में सर सैयद अहमद खान ने बहुत अच्छे प्रयास किए। सिख धर्म में सुधार के लिए प्रयास किए गए, पारसी धर्म में सुधार के लिए प्रयास किए गए। इसी प्रकार से विभिन्न जाति और विभिन्न अपने अपने क्षेत्रों में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के लोगों को सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों से मुक्त करने का प्रयास किया। तो इनके योगदान को और इनके महत्व को हम कम करके नहीं आंक सकते। हालांकि उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन लिमिटेशन के बावजूद भी उनका महत्व, उनके द्वारा किए गए कार्य है, उनका योगदान किसी भी प्रकार से कम नहीं हो जाता। इन लोगों ने जाति प्रथा के खिलाफ एक सशक्त मुहिम चलाई, जिसके बाद में सकारात्मक परिणाम मिले, और भारत के संविधान में जो जाति प्रथा को
जाति के आधार पर जो भेदभाव का जो निषेध किया गया है, वो भी एक प्रकार से जिसकी जो शुरुआत की जो नींव का काम है इन सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के अग्रणी लोगों ने किया। राष्ट्रवादी के विकास में सहायक हुआ, क्योंकि इन लोगों ने जब विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवियों का आपस में संपर्क हुआ, अलग अलग क्षेत्र में एक समान स्तर पर जब सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए प्रयास किए, तो इन समान हितों वाले लोगों का आपस में परिचय हुआ, उनका मेल मिलाप हुआ, और ये मेल मिलाप और परिचय ही वो व्यवस्था थी जिसके कारण से धीरे धीरे भारत के लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना का आविर्भाव हुआ, उनमें एक राष्ट्र के नागरिक होने की भावना का पहली बार एहसास हुआ। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का ये भी एक बहुत बड़ा योगदान था। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कोई परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो ये टॉपिक है, बड़ा व्यापक है, और यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। वो आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आप एक तरफा रुख अपनाते हैं या आपको बिल्कुल बैलेंस रुख अपनाना है। अपने को जो तथ्य हैं उनकी एक प्रकार से अपने को एक तार्किक व्याख्या करनी है, अपने को बिल्कुल उनको एनालिटिकल अप्रोच में देखना है, तथ्य जो कह रहे हैं उसके आधार पर अपने को अपनी दृष्टि है वो विकसित करनी है, और इससे संबंधित बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उसका आपको अगर संकल्पनात्मक प्रश्न पूछे तो उसकी प्रकृति के बारे में पूछा जा सकता है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है, या उनको किन कारकों से प्रेरणा मिली, और जो राजा राम मोहन राय के जो भी एफर्ट्स थे, उनका ब्रह्म समाज था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कोई प्रयास थे, उससे संबंधित कोई एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ओवरऑल यहाँ से क्वेश्चंस आने की, अच्छे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये व्याख्यान है आपको पसंद आया होगा और आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान है हुआ होगा। अगले व्याख्यान में हम सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में जो मेन भूमिका देने वाले जो व्यक्तित्व हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरी जियो, उसके बारे में व्याख्यान है वो प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे वीडियो को धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का एक बार पुनश्च धन्यवाद और आभार। नमस्कार।